गुड इवनिंग फ्रेंड्स। हम लोगों ने बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस ये देख लिया था, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि भैया अब हम लोग देखेंगे 30 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। ये आपको जो समझ है, अब अपना परखिए कि आपने क्या पढ़ा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। चलिए, पहला क्वेश्चन ये है, फर्स्ट क्वेश्चन, कि विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस, इनमें से कौन सा जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन है, ये कौन सा लेन देन है। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस, थोड़ा टफ से ही हम लोग नीचे की तरफ जाएंगे। क्लासिफाइड एज ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन, इनमें से कौन सा लेन देन जो है वो सहायक नहीं स्वायत्त लेन देन है। कौन सा है बताओ भाई। ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन क्या है, याद कीजिए। ऑटोनोमस ऐसा होता है, ऑटो देखिए नाम ही बोल रहा है, अपने से, मतलब इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑफ बीओपी। बीओपी का गैप प्लस हो या माइनस हो, मतलब डेफिसिट या सरप्लस है, उसके रिजल्ट से जो ट्रांजैक्शन होता है उसको बोलते हैं सहायक, या आपका ये सहायक लेन देन बोलते हैं। लेकिन इसमें पूछा है ऑटोनोमस कौन है। दो तरह का लेन देन हम लोग पढ़े थे, एक पढ़े थे आपका मतलब ऑटोनोमस, देखिए, एक पढ़े थे हम लोग ऑटोनोमस, ये है ना बिना, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट को भरने के लिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट अगर पॉजिटिव या नेगेटिव है, उसके इतर अगर कोई ट्रांजैक्शन हुआ है तो उसको बोलते हैं ऑटोनोमस, दैट इज एबव द लाइन आइटम, एबव द एबीएल, एबव द लाइन आइटम, ठीक है। एबव द लाइन आइटम बोला जाता है उसको, ऑटोनोमस को, ठीक है। अगर नहीं तो एक बार आप देख ही लीजिए यहाँ पे फिर से। देखिए ऑटोनोमस और एकोमोडेटिंग, यही हमने पढ़ा था। ऑटोनोमस क्या होता है, एबव द लाइन आइटम, ठीक है। वैसा ट्रांजेक्शन जो बैलेंस ऑफ पेमेंट से इफेक्टेड नहीं होता है, उसको गैप, बैलेंस ऑफ पेमेंट से जो गैप क्रिएट हुआ है उसको भरने के लिए नहीं ट्रांजैक्शन होता है, उसको बोलते हैं ऑटोनोमस। एकोमोडेटिंग उसको बोलते हैं जो बैलेंस ऑफ पेमेंट गैप को भरने के लिए जो ट्रांजैक्शन होता है, बाहरी लेन देन, इसको बिलो द लाइन बोलते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसमें, ऑटोनोमस कौन सा है, रीपेमेंट ऑफ लोन फ्रॉम आईएमएफ टू मैनेज, रीपेमेंट ऑफ लोन फ्रॉम आईएमएफ टू मैनेज ए बीओपी डेफिसिट, हम क्या बोले, ऑटोनोमस वर्ड में कभी भी बीओपी नहीं आएगा, ठीक है। तो ये तो होगा नहीं, ठीक है, ये नहीं होगा भाई। दूसरा क्या है, इंक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हेल्ड बाय सेंट्रल बैंक, ये हो सकता है, क्योंकि इसमें थोड़ी ना बोल रहा है कि बैलेंस पेमेंट को गैप को भरने के लिए हम वो कर रहे हैं। अच्छा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनफ्लो फॉर प्रॉफिट मोटिव, लाभ के उद्देश्य से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, लाभ के उद्देश्य से, बैलेंस पेमेंट के लिए नहीं, लाभ के उद्देश्य से। क्या, फिर क्या बोलता है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग फ्रॉम अनदर कंपनी, अनदर कंट्री टू कवर बीओपी, मतलब बीओपी घाटे को कवर करने के लिए अन्य देश से अल्पकालिक उधार या लोन। तो देखिए यहाँ भी बीओपी आ गया, तो ये तो होगा नहीं, अब बच गया दो ऑप्शन। देखिए यहाँ पे क्या बोलता है, फॉरेक्स एक्सचेंज, ठीक है, इंक्रीज इन फॉरेक्स एक्सचेंज। जब फॉरेक्स एक्सचेंज हमको बढ़ाना है, इसका मतलब क्या हो रहा है, केंद्रीय बैंक द्वारा रखे गए विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि। विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि लोन लेके थोड़ी ना होता है भाई। विदेशी भंडार का मुद्रा में वृद्धि होता है या तो आप एक्सपोर्ट करिए, या कोई मतलब
कैपिटल अकाउंट में लीजिए, या कोई आपको पैसा भेज रहा है, ठीक है, तो ये या इंपोर्ट कम कीजिए उसके, तो वो भी एक रिलेटेड आ गया करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट, दैट इज डायरेक्ट इनडायरेक्टली ये लिंक्ड हो जाता है आपको बीओपी से। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ये फॉर एक डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फॉर द प्रॉफिट मूव। अगर ये बोल देता टू फिल द गैप ऑफ पीओपी तो ये आंसर नहीं होता, ठीक है, इसीलिए सी नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए दूसरा क्या देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है भैया, चलिए जल्दी जल्दी करते हैं, लगता है कि लेक्चर बड़ा हो जाता है ना। दूसरा क्वेश्चन क्या है यार, इकोनॉमिक्स ऐसे ही है भाई, हिस्ट्री तो है नहीं कि जो हुआ तो वही पढ़ लो, हमेशा चेंज होता है। पेमेंट, ये देखिए पेमेंट है ना, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग इज रिकॉर्डेड अंडर विच अकाउंट एंड साइड ऑफ बीओपी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरिंग क्या होता है, कोई कंपनी अगर घाटा में है, वो अपना बॉन्ड इशू करती है या कैसे भी उधार लेके आती है बाहर से, उसको बीओपी बोलते हैं, सॉरी ईसीबी बोलते हैं। तो ईसीबी का पेमेंट, ईसीबी आ गया, ईसीबी आ गया तो ये किस में आ जाएगा, ईसीबी जो है यहाँ बीओपी होगा, ये करंट अकाउंट, ये कैपिटल अकाउंट, ईसीबी यहाँ पे आ गया, एफडीआई आ जाएगा लोन, या एनआरआई डिपॉजिट आ जाएगा, एफआईआई आ जाएगा, ठीक है, ये सब तो ठीक है। लेकिन ईसीबी जो लिया है कंपनी ने, उस पर चुकाने के लिए भाई ऐसे तो नहीं लिया होगा, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा ना। ईसीबी का रिपेमेंट नहीं, ईसीबी पे इंटरेस्ट का रिपेमेंट क्या कहलाएगा, ये थोड़ा सा ध्यान से देखने का है, ठीक है। कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट होगा क्या, नहीं ये नहीं होगा, क्योंकि ये आपका कैपिटल अकाउंट क्या हो जाता है आपका, ईसीबी खुद कैपिटल अकाउंट का पार्ट है। कैपिटल अकाउंट जहां भी होगा आंसर नहीं होगा, क्योंकि ईसीबी इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट। ये यहाँ क्वेश्चन पूछा इंटरेस्ट ऑन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ देखिए यहाँ लिखा हुआ है पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, है ना, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कॉमर्शियल बोरोइंग, ये किसका पार्ट है। तो देखिए पेमेंट होगा तो मतलब हम हमारे जो अकाउंट है ना, जो हमारा ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट है, इससे बाहर जाएगा पैसा, मतलब ये डेबिट एंट्री हो जाएगी, पहली तो ये होगी। और ये फ्रीक्वेंट होता है शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक है, स्टेबल नहीं रहता है, तो ये क्या बोलते हैं, अभी किया फिर अगले महीने इंटरेस्ट पे करना होगा या अगले साल, तो ये क्या किसका पार्ट हो जाएगा, करंट अकाउंट का, क्योंकि ये कोई एसेट या लायबिलिटी क्रिएट नहीं कर रहा है। वैसा लेन देन जो एसेट या लायबिलिटी क्रिएट करता है, जैसे कि एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरिंग खुद इस क्वेश्चन में, वो कैपिटल अकाउंट का पार्ट है। अगर एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरिंग बाहर से आया है तो वो क्रेडिट हो जाएगा कैपिटल अकाउंट में, अगर यहाँ से गया है किसी भारत ने सरकार ने लोन दिया है तो वो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग डेबिट का पार्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है आपका, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ईसीबी एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट मतलब बाहर पैसा जा रहा है, बाहर पैसा जा रहा है तो डेबिट होगा, और ये क्या हो जाएगा, ये कोई एसेट या लायबिलिटी क्रिएट नहीं कर रहा है, ये हो जाएगा करंट अकाउंट का पार्ट, तो ये भी नहीं होगा और ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए तीसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ बैलेंस ऑफ इनविजिबल इन करंट अकाउंट। आपको पता ही है ये आपका आपका हो गया, मान लीजिए ये बीओपी है, यहाँ दो पार्ट हो गया, करंट अकाउंट, ये कैपिटल, तो यहाँ पे होता है ना विजिबल इनविजिबल, ट्रेड इन गुड्स, ट्रेड इन सर्विसेज, और बैंकिंग सर्विसेज, इंश्योरेंस, पेमेंट, रेमिटेंसेस वगैरह वगैरह, ठीक है। तो भैया इनविजिबल किसका पार्ट हो गया, करंट अकाउंट का। अब इनविजिबल में भी बहुत सारा चीज होता है, सर्विसेज जैसे हमने बताया, बैंकिंग सर्विसेज, इंश्योरेंस सर्विसेज, आपका रेमिटेंस जो आ रहा है, आपका जो फैक्टर इनकम पेमेंट है ना, बाहर जो कैपिटल, रेंट, वेजेस, प्रॉफिट एक्सेट्रा, तो ये सब चीज, ठीक है। तो इसमें से कौन सा इनविजिबल का पार्ट नहीं है बैलेंस ऑफ इनविजिबल, यूनिलेटरल ट्रांसफर हमने बताया, यस ये है भैया, नहीं है पूछा है यहाँ, याद रखिएगा, है नहीं, नहीं है,
सर्विसेज ऑब्वियसली है इनविजिबल, ये दिखता नहीं। यूनिलैटरल ट्रांसफर ये भी नहीं दिखता, ये भी है। मर्चेंट ट्रेड ये तो विजिबल पार्ट हो गया ना, मतलब मर्चेंट ट्रेड क्या हो गया, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, तो ये हो जाएगा नहीं, और ये हो जाएगा इनकम रेंट, ये फैक्टर इनकम हो गया, तो ये भी पार्ट है बैलेंस ऑफ इनविजिबल का, ये नहीं है, तो ये आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर, सी नंबर इज करेक्ट। ठीक है, 4 नंबर देखते हैं। एक पाकिस्तानी बंदा है, एक पाकिस्तानी निवासी है, कोई पाकिस्तानी बंदा है, द्वारा भारत के शेयर मार्केट के किसी कंपनी में इन्वेस्ट शेयर खरीदना, भारत के कंपनी में शेयर मार्केट के माध्यम से शेयर खरीदना किस रूप में दर्ज किया जाएगा, बताओ भाई, ये किस चीज का पार्ट है, ये पीआई हो जाएगा, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। देखिए कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट इन क्रेडिट इन करंट अकाउंट, ये नहीं होगा। जब भी देखिए, सबसे पहले तो शेयर खरीदना क्या होता है, एफआईआई या एफपीआई हो जाता है, पोर्टफोलियो या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये तो करंट अकाउंट नहीं होगा, करंट अकाउंट नहीं होगा, ये दोनों जहां करंट अकाउंट देखिए इसको काट दो। ठीक है, तो बचता क्या है, डेबिट इन कैपिटल अकाउंट और क्रेडिट इन कैपिटल अकाउंट। तो देखिए डेबिट मतलब पैसा जाना, लेकिन जब इसने शेयर खरीदा तो कैसे पैसा आया, तो आया तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, मतलब क्रेडिट, क्रेडिट हो जाएगा। और आपको पता ही है एफपीआई और एफडीआई ये सब कैपिटल अकाउंट का पार्ट है, तो डी नंबर आंसर हो जाएगा, सी भी नहीं होगा। ठीक है, उसके 5वां क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग, क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग, ये है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन ये बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट, इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ करंट अकाउंट इन बीओपी। करंट अकाउंट का कंपोनेंट नहीं है, गुड्स है कि नहीं, यस, सर्विसेज है कि नहीं, यस, यूनिलैटरल ट्रांसफर है कि नहीं, यस, इनविजिबल पार्ट है ये दोनों, बी एंड सी। ए क्या है, गुड्स है ना, विजिबल मर्चेंडाइज, एक्सपोर्ट इंपोर्ट। एफडीआई इज ए पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट, तो डी आंसर हो जाएगा, इसमें तो कुछ था ही नहीं। ठीक है, उसके बाद देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है आपका, कि भाई द टर्म बिलो द लाइन ट्रांजेक्शन इन बीओपी स्पेशली रेफर्स टू, अभी हम लोग पढ़ रहे थे पहला वाला क्वेश्चन में, बिलो द लाइन ट्रांजेक्शन क्या होता है, एकोमोडेटिंग। ठीक है, एकोमोडेटिंग, तो यहाँ कुछ भी देखना नहीं है भाई, एकोमोडेटिंग जहाँ है आंसर मार दो फट से। ठीक है, और एबव द लाइन दैट इज ऑटोनोमस। ठीक है, उसके बाद देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन है, ई बैलेंस ऑफ ट्रेड, अगर बैलेंस ऑफ ट्रेड मतलब गुड्स का एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो प्लस माइनस है, शोज ए सरप्लस, मतलब एक्सपोर्ट हमारा ज़्यादा है इंपोर्ट से, मतलब फॉरेन करेंसी ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, बट द बैलेंस ऑफ इनविजिबल ट्रेड शो ए इक्वल डेफिसिट, जितना बैलेंस ऑफ ट्रेड में मतलब विजिबल गुड्स सर्विसेज, सॉरी गुड्स मतलब जो फिजिकल गुड्स का एक्सपोर्ट इंपोर्ट है वो सरप्लस है, और सर्विसेज अगर डेफिसिट है, मतलब उतना ही डेफिसिट है अगर सर्विसेज में, इनविजिबल पार्ट में, तो बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट क्या होगा, करंट अकाउंट होगा क्या, बताओ, जीरो। क्यों भाई, ये करंट अकाउंट है, ये बीओपी है, ये कैपिटल अकाउंट है, ये करंट अकाउंट का दो पार्ट, विजिबल गुड्स, कार, सोना चांदी, ये सब एक्सपोर्ट इंपोर्ट, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ये इनविजिबल। यहाँ क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है ये सरप्लस है, पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू जीरो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आ जाता है आपका, विच मेजर इज प्राइमरली यूज टू करेक्ट अ फंडामेंटल डिसइक्विलिब्रियम इन बीओपी।
देखिए, अंडर ए फॉरेक्स फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, यहाँ पे बीओपी को जो सुधारने का है ना, ये पूछा है कि बीओपी में जो अगर असंतुलन है उसको ठीक करने के लिए क्या उपाय करना है। देखिए, ठीक करने का तो बहुत उपाय हो सकता है। एक्सपोर्ट बढ़ाइए, इंपोर्ट कम कीजिए, सर्विस एक्सपोर्ट बढ़ाइए, एनआरआई डिपॉजिट लाइए, बहुत सारा हो सकता है। लेकिन इसमें रेफरेंस बोल दिया, अंडर अंडर विनिमय दर प्रणाली या फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। तो एक्सचेंज रेट कैसे डिफाइन होता है? एक्सचेंज रेट कैसे डिफाइन होता है भाई? एक डॉलर, एक रुपया कितना डॉलर के बराबर है। तो इसी में, इसके रेफरेंस में बोल रहा है कि बीओपी को कैसे आप ठीक करोगे। देखिए, इसको कर्म करने का एक ही तरीका है, एक ही तरीका है। एक्सपोर्ट बढ़ाओ। एक्सपोर्ट कब बढ़ेगा? आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा तब ना, या इंपोर्ट होगा कम। तो ज्यादा एक्सपोर्ट कर दो इंपोर्ट से, तो फॉरेन करेंसी ज्यादा आएगी, ठीक है। तो उतना गुड्स भी तो प्रोड्यूस होना चाहिए भैया। खाली भारत में ही कंजम्पशन है मान लीजिए 100 टन अनाज का, हमको एक्सपोर्ट करना है 200 टन अनाज, तब जाके हमारा बीओ फॉरेन एक्सचेंज आएगा और बीओपी कंट्रोल होगा। तो ये तो हो नहीं सकता तुरंत से प्रोडक्शन। तो गवर्नमेंट आरबीआई क्या करती है, डिवेल्यूट कर देती है रूपी का। कभी कभी आप सुने होंगे कि चाइना का डिवेल्यूशन हुआ। ये क्या होता है कि अगर एक डॉलर 80 रुपया के बराबर है, तो अभी क्या कर देगा गवर्नमेंट की, नहीं नहीं हम एक डॉलर को 85 रुपया कर देंगे। रुपी का वैल्यू को कम कर दिया डॉलर के मुकाबले। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एक्सपोर्ट करना था तो 80 रुपया आता, तो अब कितना आएगा? 85 रुपया आएगा। और इसका एक क्या होगा कि फॉरेन जो कंपनी है, वो पहले 80 रुपया में, सॉरी, एक डॉलर में 80 रुपया का सामान खरीदते थे, अब एक डॉलर में 85 यूनिट सामान खरीद लेंगे, 85 रुपये का सामान खरीद लेंगे। तो वो ज्यादा इंटरेस्ट दिखाएंगे, तो हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, तो फॉरेन करेंसी आएगा। इसलिए एक्सचेंज रेट के रिस्पेक्ट में अगर पूछा है तो डिवैल्यूएशन, ठीक है। चलिए, अब क्वेश्चन है भाई, अ परसिस्टेंट डिफिसिट, लगातार घाटा किसमें? चालू खाते में, इन current account. A persistent deficit in current account of BOP is typically financed by net। किससे फिनांस किया जाता है? हमेशा से अगर करंट अकाउंट में घाटा है, तो हमने पढ़ा था कि जब भी करंट अकाउंट में घाटा होगा तो कैपिटल अकाउंट से भरा जाता है। अगर कैपिटल अकाउंट में नहीं है तो फॉरेक्स से लिया जाता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसमें? इनफ्लो ऑफ कैपिटल। भरना है तो भाई पैसा आना चाहिए, दैट इज इनफ्लो, ठीक है, ये होना चाहिए। आउटफ्लो ऑफ कैपिटल, आउटफ्लो होगा तो और भी बैलेंस बिगड़ जाएगा, तो ये तो होगा नहीं। इंक्रीज इन नेशनल कंजम्पशन, नहीं, ये तो नेशनल, हम लोग जब बीओपी का बात करते हैं तो नेशनल पे कोई मतलब का उतना चीज होता नहीं है, ठीक है। डिक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, अगर डिक्रीज हो गया तो और भी घाटा को भर नहीं सकता, तो इंक्रीज इन कैपिटल हो जाएगा, कैपिटल इनफ्लो, ठीक है। अच्छा, परसिस्टेंट बीओपी अगर रहता है, जैसे हमने देखा था 1991 में, तो डेप्रिसिएशन किसका? वैल्यू का, इकोनॉमिक डेप्रिसिएशन होता है, ठीक है। उसके बाद 10वां क्वेश्चन, व्हाट डज ए नेगेटिव बैलेंस इन द एरर्स एंड ओमिशन कंपोनेंट ऑफ बीओपी। देखिए, बीओपी जब हमने देखा तो बीओपी मतलब क्या देखा था? करेंट अकाउंट प्लस कैपिटल अकाउंट प्लस एरर ओमिशन इक्वल टू 0। अगर ये नेगेटिव है, ये बोल रहे हैं ना कि ये इस तरह का है, माइनस ई ओ नेगेटिव, इसका मतलब क्या है? देखिए क्या क्या है, एक टोटल क्रेडिट आर ग्रेटर देन डेबिट्स इन ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन। ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन जो बिना बीओपी से इफेक्ट हुए जो ट्रांजैक्शन होता है उसको ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन बोलते हैं, देखा है पहला और छठा क्वेश्चन में। उसका जो हमारा क्रेडिट है, मतलब पैसा ज्यादा आ रहा है, ठीक है, इसका मतलब क्या ये है? देखिए, पहले तो ऑटोनोमस जो होता है ना ट्रांजैक्शन, ये कोई भी मतलब नहीं है बीओपी से, इसको तो पहले ही हटा दो। एकोमोडेटिंग रहता तो देखते, तो ये तो ऐसे ही हट गया, ठीक है।
द कंट्रीज नेट बोरो फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, क्या बोल रहा है कि देश शेष विश्व से शुद्ध उधार करता है, हमारा इंडिया खाली उधार ही ले रहा है भाई। इसका मतलब क्या ये है, अगर यही होता, सिर्फ उधार ही लेते रहेगा, तो कर्जा बढ़ जाएगा, लायबिलिटी बढ़ जाएगी ना। एरर और ओमिशन क्या होता है? एरर और ओमिशन होता है कि भाई कुछ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड मेंटेन करने में गलती हो गया, वो होता है। फिर क्या, यहाँ पे देखिए ये भी नहीं होगा। ऑटोनोमस फॉरेन एक्सचेंज रिसिप्ट वेयर अंडर, देखिए ऑटोनोमस जब भी आएगा तो बीओपी पे तो कुछ होगा नहीं, ठीक है। क्या बोल रहा है? ऑटोनोमस फॉरेन एक्सचेंज रिसिप्ट, जो बीओपी होता है वो ऑटोनोमस लेन देन का एक रिजल्ट होता है, एक रिजल्ट होता है। तो अगर नेगेटिव बैलेंस है आपका एरर और ओमिशन में, देखिए मान लीजिए इस फॉर्मूला में देखिए, ऐसे पकड़ के इसको इस तरह से, बीओपी इक्वल टू करंट अकाउंट, करंट अकाउंट में मान लीजिए कि 10 आपका डॉलर है, करंट कैपिटल अकाउंट में आपका 10 है, इरोनॉमिशन जीरो हो गया, तो आइडियली ये जीरो होना चाहिए था, तो जीरो हो गया 10 - 10। लेकिन मान लीजिए कि यहाँ आपका 8 रुपया है करंट अकाउंट में, यहाँ 10 रुपया है कैपिटल अकाउंट में, मतलब करंट अकाउंट के लेन देन के बाद यहाँ पे आपका जो कैपिटल अकाउंट है उसमें -2 रुपया है। देखिए माइनस, ये 8 - 2 कितना हो गया? -2। तो इस -2 को 2 से डिवाइड ऐड करेंगे तभी तो ये जीरो होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा लेन देन था ना फॉरेन एक्सचेंज का, फॉरेन एक्सचेंज पेमेंट का, वो कम आका गया था, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज का जो पेमेंट था ना वो कम आका गया था, ठीक है। देखिए यहाँ पे नोट भी है, टोटल बैलेंस डेबिट पेमेंट मस्ट बी इक्वल टू क्रेडिट, ठीक है। जितना पैसा गया है उतना पैसा आना चाहिए। अगर नेगेटिव है ईओमी में, मतलब डेबिट हुआ है, ठीक है। नेगेटिव है, सो सम अनरिकॉर्डेड क्रेडिट, जो उधारी है ना वो मिस हो गया है, ठीक है, वो मिस हो गया है। अगर नेगेटिव है इसका मतलब मिस हो गया है, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अंडर ए प्योरली फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम, व्हाट इज द थियोरेटिकल स्टेट ऑफ ओवरऑल बीएपी? ये बोल रहा है अंडर ए प्योरली फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम व्हाट इज द थियोरेटिकल स्टेट ऑफ ओवरऑल बीओपी। ओवरऑल बीओपी मतलब करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, फाइनेंस अकाउंट का क्या होगा, एरर ओमिशन का। क्या बोला है? थियोरेटिकली, देख ले, थियोरेटिकली ये है थियोरेटिकली, और बीओपी, बीओपी थियोरेटिकली क्या होता है? जीरो होता है, ठीक है। सरप्लस होगा नहीं, हमारा करंट अकाउंट प्लस कैपिटल अकाउंट प्लस बीओपी थियोरेटिकली क्या होना चाहिए? प्लस इरोनोमिशन जीरो होना चाहिए, तो सरप्लस तो होगा नहीं, डेफिसिट होगा नहीं, इक्वल टू द बैलेंस ऑफ ट्रेड नहीं। इक्वल टू बैलेंस ऑफ ट्रेड कैसे होगा? बैलेंस ऑफ ट्रेड इटसेल्फ है पार्ट ऑफ करंट अकाउंट, ठीक है। तो हो जाएगा क्या? ऑलवेज जीरो, दिस इज द आंसर। फिर क्या है 13 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड लीड टू एन इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी इन डोमेस्टिक फॉरेन एक्सचेंज मार्केट? निम्नलिखित में कौन सा घरेलू विदेशी मुद्रा भंडार में, मतलब फॉरेन एक्सचेंज को इंक्रीज करता है, कौन करता है? डिक्रीज इन फॉरेन, एफआईआई में डिक्रीज होना, डिक्रीज होगा तो भाई पैसा कैसे आएगा? एफआईआई लोग हाथ खींच लेंगे, तो ये तो होगा नहीं। फिर इंक्रीज इंपोर्ट ऑफ मशीनरी, इंपोर्ट ऑफ मशीनरी करेंगे तो मतलब ज़्यादा पैसा बाहर जा रहा है, तो हमारा फॉरेन घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा। पेमेंट ऑफ डिविडेंड्स टू फॉरेन इन्वेस्टर,
जो फॉरेन इन्वेस्टर है जो यहाँ की कंपनियों में पैसा लगाए उसको पेमेंट करना, तब भी पैसा बाहर जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। रेमिटेंस सेंड बाय आर आई एनआरआई, ये एनआरआई रेमिटेंस सेंड करेंगे तो ये किसका हो जाएगा, टू द फैमिली। ये करंट अकाउंट का पार्ट है रेमिटेंस भेजना, ठीक है। एनआरआई डिपॉजिट दैट इज ए पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द रेमिटेंस, ठीक है। अब देखिए, तो ये हो जाएगा आंसर आपका, ठीक है। फिर 14वां क्वेश्चन, द बीओपी कैपिटल अकाउंट प्राइमरी रिकॉर्ड्स विच ऑफ द ट्रांजेक्शन, कैपिटल अकाउंट में कौन सा ट्रांजेक्शन होता है भाई, कैपिटल अकाउंट का बात कर दिया, याद कर लीजिए, एफपीआई, एफआईआई, एफटीआई, ईसीबी, एनआरआई, है ना ये सब। फ्लो एंड गुड्स एंड सर्विसेज नहीं, ये तो करंट अकाउंट का पार्ट है। क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन इन फिनेंशियल एसेट एंड लाइबिलिटीज, ये हो सकता है। फैक्टर इनकम दैट इज ऑल्सो करंट अकाउंट पार्ट इनविजिबल में। यूनिलेटरल मतलब रेमिटेंस दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ करंट अकाउंट। तो क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन इन फाइनेंशियल लाइबिलिटीज एंड एसेट्स दैट इज करेक्ट आंसर, कैपिटल अकाउंट। द करंट अकाउंट डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस नेट यूनिलैटरल ट्रांसफर। डेफिसिट का बात बोला, दीज आर पार्ट्स ऑफ सीएडी, तो ये होगा नहीं। नेट फॉरेन बोरोइंग दैट इज पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट, ये भी नहीं होगा। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स, ये हो सकता है। कैपिटल अकाउंट सरप्लस प्लस रिनोवेशन, ये भी नहीं होगा। करंट अकाउंट एक्सपोर्ट इंपोर्ट रेमिटेंसेस ये सबसे डील करता है, तो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, अगर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज के जगह एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स स्लैश सर्विसेज, तो ये भी होता है, ठीक है, ये हो जाएगा। Question, which of the following is example of transaction that leads to an increase in country's liability to the rest of the world and recorded in credit? लंबा क्वेश्चन है, फिर से पढ़िए। इनमें से कौन सा एक उदाहरण है, एग्जाम्पल है, जिसके कारण शेष विश्व के प्रति देश की देनदारी में वृद्धि होती है, जिसे क्रेडिट रूप में दर्ज दिया जाता है। ऐसा कौन सा मतलब एक्टिविटी गवर्नमेंट करती है जिसके चलते इंडिया को बाहर ज्यादा पे करना पड़ता है, बाहर को मतलब विश्व को, जिसके कारण शेष विश्व के प्रति देश की देनदारी में वृद्धि होती है, ये क्या है भैया, रीपेमेंट ऑफ फॉरेन लोन, रीपेमेंट ऑफ फॉरेन लोन, रीपेमेंट ऑफ इंटरेस्ट नहीं, रीपेमेंट ऑफ फॉरेन लोन, जो हमने लोन लिया था ना उसको पे करना, कैपिटल अकाउंट में जो हमने लिया था उसको पे करना, क्या ये क्रेडिट है, ये तो बाहर पैसा जा रहा है, ये क्रेडिट कैसे होगा, ये डेबिट हो जाएगा ना भाई हमारे अकाउंट से। परचेज ऑफ फॉरेन बॉन्ड्स बाय रेसिडेंट, ये होगा, परचेज हम बॉन्ड खरीद रहे हैं तो पैसा बाहर जा रहा है ना। बोरोइंग फ्रॉम फॉरेन का कॉमर्शियल बैंक, पैसा आ तो रहा है, लेकिन ये लायबिलिटी क्रिएट कर रहा है। ये बोरोइंग है तो कल देना भी तो है, जिसके चलते क्या होगा, शेष विश्व के प्रति देश की देनदारी, देनदारी बढ़ेगी, आज नहीं तो कल तो देना है। परचेज ऑफ फॉरेन बॉन्ड्स, इसमें भी पैसा बाहर जाएगा, ठीक है। रिपेमेंट ऑफ फॉरेन, इसमें भी पैसा बाहर जाएगा, लेकिन एक्सपोर्ट होगा तो क्या, एक्सपोर्ट हुआ तो फॉरेन करेंसी अंदर आएगा, इसको रिपेमेंट नहीं करना है, ठीक है। तो सोच के आंसर दीजिएगा सी और डी में, ठीक है। ये लगेगा कि अरे पैसा आ रहा है, पैसा आ तो रहा है लेकिन भाई देना भी तो है, इसलिए नेक्स्ट ऑप्शन देख लीजिए। आजकल का ऑब्जेक्टिव ऐसा है कि भाई लगेगा सी नंबर, लेकिन ऐसा है नहीं, सारा आंसर एक बार देख लीजिए, हड़बड़ी में नहीं मारना है, ठीक है। 17 नंबर, ए डिक्रीज इन कंट्रीज ऑफिशियल फॉरेन रिजर्व, जो एफआर है उसमें डिक्रीज कैसे होता है, किस रूप में दर्ज किया जाता है, डेबिट की क्रेडिट, सबसे पहले क्रेडिट तो होगा नहीं भाई, क्रेडिट मतलब पैसा बढ़ना, क्रेडिट ये भी नहीं होगा, तो बच गया ये या ये। तो फॉरेक्स रीजन जो है डिक्रीज होना डेबिट कहलाएगा। तो फॉरेक्स जो देखिए अब ऐसे दिमाग लगाइए, बीओपी है ना, इसका दो पार्ट, करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट में घटता है तो कैपिटल अकाउंट देता है, अगर कैपिटल अकाउंट में बढ़ेगा घटेगा तो कौन देगा भाई, फॉरेक्स। फॉरेक्स से ही ना हम इसको पूर्ति करते हैं, अगर कैपिटल अकाउंट में भी घाटा हो जाता है, तो अगर फॉरेक्स से करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, है ना, डेबिट इन कैपिटल अकाउंट।
ये आंसर हो जाएगा आपका। एक्सप्लेनेशन भी है, डिक्रीज इन रिजर्व is an inflow receipt of foreign currency to BOP system, hence credit। सॉरी सॉरी, ए सी नंबर में भी गड़बड़ा गया थोड़ा सा, डी नंबर भी नहीं होगा, ये नहीं होगा। देखिए एक बोल क्या रहा क्वेश्चन में, अ डिक्रीज इन करंट कंट्रीज ऑफिशियल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, फॉरेक्स है ना, आरबीआई जो मेंटेन, उस पर डिक्रीज होना क्या कहलाता है, डिक्रीज होना तो भाई डेबिट ही होगा, तो बी और सी में हम लोग कंफ्यूज थे। नहीं एक सेकेंड, नहीं एक मिनट, एक मिनट सर, सॉरी, फ्लो में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। अच्छा है कि पता चल गया ना, गलत बताने से अच्छा है कि भाई मत बताओ ना। देखिए क्या बोल रहा है, अ डिक्रीज इन कंट्रीज फॉर ऑफिशियल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, फॉरेक्स में डिक्रीज होना क्या कहलाता है। क्रेडिट इन कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट, देखिए करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट में डेबिट क्रेडिट, ये इफेक्ट तो करता है फॉरेक्स को, डेफिनेटली करता है, अगर एक्सपोर्ट बढ़ गया तो फॉरेक्स बढ़ेगा, इंपोर्ट बढ़ गया तो फॉरेक्स घटेगा, डेफिनेटली दैट इज पार्ट ऑफ आपका करंट अकाउंट, नो इश्यू, ठीक है। तो यहाँ लेकिन बोल क्या रहा है, ये जब करंट और कैपिटल अकाउंट में डिक्रीज इंक्रीज होता है तो ये फॉरेक्स को इम्पैक्ट जरूर करता है, लेकिन ये पूछा है कि अगर फॉरेक्स एक्सचेंज रिजर्व में अगर डिक्रीज हुआ है तो क्या हो सकता है इसमें से बेस्ट ऑप्शन, ठीक है। करंट अकाउंट क्रेडिट, क्रेडिट होगा तो फॉरेक्स बढ़ेगा, है ना। डेबिट इन करंट अकाउंट ये तो होगा नहीं, डेबिट इन करंट अकाउंट मतलब पैसा बाहर जा रहा है, तो ये ये मतलब ये हो सकता है, ये नहीं, क्रेडिट हो रहा है तो ये बढ़ेगा, सॉरी डिक्रीज पूछा है ना, तो डिक्रीज में पैसा बढ़ेगा, ऐसे घटेगा तो डेबिट होगा, ठीक है। ये तो चलो हो जाएगा, ये भी हो जाएगा डेबिट, हम उल्टा बोल रहे थे क्रेडिट क्रेडिट, ठीक है, ये भी हो सकता है, लेकिन फॉरेक्स का एक मेंटेनेंस होता है आपका ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट, ठीक है, उसमें आपको क्या दिखेगा, ये क्रेडिट होता हुआ दिखेगा, ठीक है, उसमें क्या होता हुआ दिखता है, क्रेडिट होता हुआ दिखता है, उसका एक्सप्लेनेशन देखिए, डिक्रीज इन रिजर्व is an inflow receipt of foreign currency to BOP system, hence credit। अगर हमारा फॉरेक्स, अगर हमारा फॉरेक्स डिक्रीज हुआ है तो मतलब पैसा कहीं से लाना पड़ेगा ना भाई, कहीं से तो लाना पड़ेगा, तो इनफ्लो हुआ, इनफ्लो हुआ तो क्या हुआ, क्रेडिट हुआ, इसलिए आंसर ये होगा। इसको और एक बार अपने से देख लीजिएगा, ठीक है, सिंपल सा था इसमें। ये थोड़ा सा मतलब डीप क्वेश्चन आ गया है ना, लग तो रहा है कि दो तीन ऑप्शन होगा लेकिन होगा आपका एक ही। फॉरेक्स डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, फॉरेक्स डिक्रीज कर कहीं से फॉरेक्स लाना पड़ेगा, फॉरेक्स जैसे ही लाएगा तो क्रेडिट होगा आपका अकाउंट में, ठीक है। चलिए, हालांकि इसका ये भी आंसर हो सकता है क्रेडिट, ये भी, ठीक है। इफ ए कंट्री बैलेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इफ ए कंट्रीज बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ ट्रेड मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट 10,000 करोड़ है, मतलब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट का वैल्यू 10,000 करोड़ है, ठीक है, एंड द बैलेंस ऑफ इनविजिबल मतलब सर्विसेज में 5,000 है, सरप्लस है, ये पॉजिटिव है, देखिए पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है, इसका मतलब सरप्लस है, एंड द नेट कैपिटल इनफ्लो इज -18,000, -18,000 हो गया, मतलब आउटफ्लो हो गया,
प्लस हुआ मतलब पैसा आया था 10,000, जितना हम लोग पैसा भेजे जितना आया उसका सम पॉजिटिव है, इसका मतलब ज़्यादा पैसा आया है बनस्पत वाटर हमने भेजा है, मैंने एक्सपोर्ट ज़्यादा हुआ है या बाहर से पैसा आया है। आउटफ्लो मतलब जो हम लोग मंगाए थे और जो बाहर गया उसमें से बाहर ज़्यादा था, उसका डिफरेंस -18,000 है, ठीक है। तो डेफिसिट होगा कि सरप्लस होगा बैलेंस ऑफ पेमेंट का? यार ऑब्वियस सी बात है, माइनस है तो क्या हो जाएगा, घाटा ही होगा, मतलब डेफिसिट होगा, सरप्लस तो कहीं से होगा नहीं। ये सरप्लस कभी नहीं होगा, नहीं, सरप्लस तो दोनों ही हट गया, ठीक है। ये हो सकता है डेफिसिट ऑफ 3,000 और डेफिसिट ऑफ 13,000, देख लेते क्या होता है। ये बीओपी है, ये करंट अकाउंट है, ये कैपिटल है, ये करंट है, ये कैपिटल है, ठीक है। इसका बोल रहा है -18,000, इसमें दो पार्ट है, इसमें बोल रहा है 10,000, हाँ बैलेंस ऑफ ट्रेड में मतलब एक्सपोर्ट इम्पोर्ट में, और सर्विस एंड इनविजिबल में बोल रहा है 5,000। तो इसी का तो प्लस माइनस बोला जाता है ना, बैलेंस ऑफ पेमेंट भाई आइडियली जीरो होना चाहिए, होता नहीं है। 10 5 कितना हो गया 15, और ये कितना हो गया -18 के इक्वल टू -3 के, मतलब माइनस मतलब घाटा, डेफिसिट 3,000। तो बी आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये बी नंबर आंसर। एक कैलकुलेशन भी था इस तरह से, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन, द फंडामेंटल अकाउंटिंग आइडेंटिटी ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट इज, बैलेंस ऑफ पेमेंट फंडामेंटल आइडेंटिटी क्या होना क्या चाहिए, करंट अकाउंट इक्वल टू कैपिटल अकाउंट, नहीं, इसका प्लस माइनस जीरो होता है। ट्रेड बैलेंस यूनिलेटरल हो, नहीं भाई खाली एक्सपोर्ट ही कर रहे हैं, नहीं। ऑटोनोमस रिसिप्ट इक्वल अकोमोडेटिंग, नहीं, ये तो होगा ही नहीं। करंट अकाउंट प्लस कैपिटल अकाउंट प्लस एरर ओमिशन या ऑफिसर रिजर्व अकाउंट इक्वल टू जीरो, ठीक है, ये पढ़े भी हैं हम लोग। 20 नंबर, विच व्हाट टर्म इज यूज्ड फॉर परचेज ऑफ एसेट सच एज बिल्डिंग, सच एज बिल्डिंग रियल एस्टेट और लैंड अब्रॉड बाय रेजिडेंट। भारत के एक आदमी ने बाहर खरीदा है तो क्या होगा रिकॉर्ड में, एसेट होगा कि लायबिलिटी, एसेट है, एसेट है तो किस में आ जाएगा भाई बताओ, कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट में कौन सा पार्ट, एफ आई नो, एफ पी आई एफ डी आई, ये सब इन्वेस्टमेंट होता है शेयर में, कंपनी में, तो एफ आई तो होगा नहीं। एफ आई मतलब कोई इंस्टीट्यूशन स्टॉक में इन्वेस्ट करती है, फॉरेन एक्स कंट्री के स्टॉक में, ठीक है, कंपनीज में। पोर्टफोलियो मतलब हम लोग करते हैं फॉरेन में, ठीक है। एरर नॉमिनेशन तो होगा नहीं, वो तो एरर दिखाता है कि कितना सिस्टमेटिक रिकॉर्ड हुआ नहीं। एक्विजिशन ऑफ नॉन प्रोडक्टिव नॉन फिनेंशियल एसेट, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। विच आइटम इज रिकॉर्ड एज कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्ट, अब आसान आसान क्वेश्चन है, कैपिटल अकाउंट में कौन सा रिकॉर्ड होता है, इनकम रिसिप्ट, नहीं, ये करंट का पार्ट है, ये नहीं। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ये हो सकता है। प्राइवेट रेमिटेंस, नहीं, ये तो करंट अकाउंट का इनविजिबल करंट अकाउंट, ये आंसर हो जाएगा। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट किसका है, पी आई एफ आई एफ डी आई, ये सब। एरर एंड ओमिशन इन बीओपी रिप्रेजेंट इलीगल ट्रांजेक्शन, नहीं भैया इलीगल है तो दिखाता है क्यों। स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिपेंसी, यस। कैपिटल फ्लाइट पूंजी पलायन, नहीं, आउटफ्लो है वो। एफडीआई कैपिटल अकाउंट का पार्ट हो जाएगा वो। एफडीआई इनफ्लो दैट इज ऑल्सो कैपिटल अकाउंट का पार्ट। एरर ऑफ ओमिशन क्या होता है, जो सिस्टमेटिकली हम लोग रिकॉर्ड नहीं कर पाए, दैट इज स्टैटिस्टिकल एरर, ठीक है। इनविजिबल बैलेंस रेफर्स टू, अदृश्य संतुलन रेफर क्या करता है भैया, कैपिटल अकाउंट, नहीं भाई, ये क्या, करंट अकाउंट का पार्ट है। एसडीआर तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का पार्ट है, फॉरेक्स का पार्ट है, ये भी नहीं। गोल्ड अकाउंट स्वर्ण ये तो कुछ इससे मतलब ही नहीं, ये भी फॉरेक्स का पार्ट है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेबिट आइटम इन बीओपी, डेबिट आइटम क्या है, डेबिट मतलब बाहर जाना। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स करेंगे, बेच रहे बाहर तो पैसा आएगा, तो ये नहीं होगा। इम्पोर्ट एफडीआई फ्लो, इसमें भी पैसा आएगा। रेमिटेंस रिसिप्ट, ये भी पैसा आएगा, तो ये सब डेबिट आइटम नहीं है। पैसा आना मतलब क्रेडिट, जाना मतलब डेबिट, जाएगा कैसे, जब इंपोर्ट करेंगे तो हम लोग पैसा पे करते हैं, तो ये माइनस, ये डेबिट। विच ऑफ द फॉलोइंग इम्प्रूव्स द करंट अकाउंट, एक्सपोर्ट तो इम्प्रूव करता है यार, पैसा आता है।
इंक्रीज इन इम्पोर्ट, ये भी नहीं, ये भी नहीं। इंक्रीज इन एफटीआई भी पैसा आता है। इंक्रीज इन इम्पोर्ट, इम्पोर्ट करेंगे तो पैसा बाहर जाएगा, हमको पेमेंट करना होगा फॉरेक्स से, ठीक है। करेंसी डेवैल्यूएशन मेनली इम्प्रूव्स, अभी पढ़े भी थे, कैपिटल अकाउंट नहीं भाई, करेंसी डेवैल्यूएशन क्या करता है, कैपिटल अकाउंट में सुधार नहीं करता है, करंट अकाउंट में। करेंसी डेवैल्यूएशन होगा मतलब $1 इक्वल टू 80 रुपया नहीं, $1 इक्वल टू 85 रुपया, गवर्नमेंट ने बोल दिया भाई। तो एक हमारा एक्सपोर्ट बढ़ता है इससे, हम लोग देख लिए तो कैसे बढ़ता है, ठीक है। चलिए ये हो जाएगा आंसर, सॉरी ये हो जाएगा आंसर, ठीक है, बी नंबर। हॉट मनी रेफर्स टू, ये शॉर्ट टर्म मनी होता है, इसको याद कर लीजिए, ठीक है। 28 में बीओपी क्राइसिस अकर्स व्हेन इंपोर्ट एक्सीड्स एक्सपोर्ट, फॉरेक्स रिजर्व और फॉल क्रिटिकली। देखिए यहाँ फिर से कॉन्सेप्ट आता है, अगर इंपोर्ट एक्सीड करेगा इंपोर्ट से, मतलब हमारा आउटफ्लो पैसा ज़्यादा होगा इनफ्लो से, मतलब हम बीओ करंट अकाउंट डेफिसिट होगा। करंट अकाउंट डेफिसिट को भरने के लिए क्या होता है, कैपिटल अकाउंट, कहीं से लोन वोन ला के आप भर दो जो कैपिटल अकाउंट में है, ठीक है। और भी तरीके हैं, तो ये तो भर जाएगा, लेकिन ये भी जब नहीं है तो फॉरेक्स से इसको फिल किया जाता है, और फॉरेक्स भी नहीं है तो ये होता है बीओपी क्राइसिस, ठीक है। फॉरेक्स रिजर्व फेल क्रिटिकली, रुपी डिप्रिसिएशन मेक्स विच ऑफ द आइटम कॉस्टलियर। डिप्रिसिएशन होगा तो भाई ऑब्वियसली एक्सपोर्ट बढ़ेगा, इंपोर्ट कॉस्टली होगा, क्योंकि पहले 80 रुपया पे करना पड़ता था $1 के मुकाबले कोई सामान लेते थे, अब हमें 85 रुपया करना पड़ेगा, तो इम्पोर्ट महंगा हो जाएगा। इम्पोर्ट महंगा होगा तो बहुत सारा मशीनरी महंगा होगा, इम्पोर्ट मशीनरी महंगा होगा तो उससे जो मैन्युफैक्चर्ड आइटम होगा वो महंगा होगा, वो महंगा होगा तो बाजार में सामान महंगा होगा, ठीक है। इम्पोर्ट, एक करंट अकाउंट डेफिसिट कैन बी फाइनेंस थ्रू, अभी तो देख ही लिया इसको। करंट अकाउंट डेफिसिट मतलब एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स को बढ़ाओ, ऑलरेडी ये डेफिसिट में है तो उसको कैसे फिनांस करने का बात कर रहे हैं। कैपिटल फ्लो को आप बढ़ा दो, क्योंकि कैपिटल से ही तो करंट अकाउंट डेफिसिट आपका फिनांस होता है ना। ये जो बीओपी का पार्ट है दो, करंट और कैपिटल, तो जब करंट अकाउंट डेफिसिट होता है, इंपोर्ट जब बढ़ जाता है एक्सपोर्ट से, या फॉरेन रेमिटेंस या फॉरेन इनफ्लो कम हो जाता है, सॉरी आउटफ्लो, सॉरी आपका जो आउटफ्लो ज़्यादा हो जाता है इनफ्लो से, तो डेफिसिट होता है, करंट अकाउंट डेफिसिट। करंट अकाउंट डेफिसिट को कैपिटल से भरते हैं, तो इंक्रीज, और कैपिटल से भरने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें कैपिटल चाहिए तो कैपिटल का इनफ्लो बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। ये हो जाएगा आंसर, ये नहीं होगा। इंक्रीज इन सब्सिडीज, भाई बढ़ाएंगे तो और भी पैसा जाएगा ना, डोमेस्टिक बोरोइंग नहीं, कैपिटल को बढ़ाओ, ठीक है। तो ये था आंसर हमारा 30 क्वेश्चन, आई थिंक you would love it. Thank you so much. Bye. Have a nice day. We will see you soon with the mains question on BOP. Okay, and then we will see the trending of or trends of BOP India's export import. ठीक है, bye.